नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। गुरुग्राम की गगनचुंबी इमारतें, फर्राटेदार हाईवे, हरियाणा का सबसे विकसित शहर, हरियाणा सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला जिला, ये पहचान है साइबर सिटी गुरुग्राम की। लेकिन अब इस शहर की खूबियों में एक और ग्रहण लग गया है। इसमें गुरुग्राम का दम घुटना शुरू हो चुका है। वो ग्रहण है प्रदूषण का। इस शहर में सांस लेने भर से ही आदमी प्रदूषण का शिकार हो रहा है। पॉल्यूशन की लिमिट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक आदमी बिना पिए ही करीब 10 सिगरेट के बराबर धुआं अपने शरीर में ले रहा है। आंकड़ों की बात करें तो शहर में प्रदूषण 356 पीएम के खतरनाक लेवल को पार कर चुका या पहुंच चुका, जो खतरे की खतरनाक घंटी को बजा रहा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शहर में एक तरफ प्रदूषण लगातार बढ़ रहा, दूसरी तरफ अधिकारी अभी भी इसको रोकने को लेकर लापरवाह बने हैं। मंगलवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट आई। इसमें गुरुग्राम को देश का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया। इंडिया न्यूज हरियाणा ने खबर चलाई तो गुरुग्राम नगर निगम ने के एसटीपी यानी सीनियर टाउन प्लानर ने आनन फानन में बैठक बुलाई। लेकिन हद तो तब हो गई जब एसटीपी के बुलाए जाने के बावजूद हुडा और हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी बैठक में नहीं पहुंचे। शहर में बढ़ता प्रदूषण, उसका लेवल और अधिकारियों की बढ़ती लापरवाही के बाद अब कई अहम सवाल हैं कि आखिरकार क्यों देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हो गई साइबर सिटी। रिपोर्ट आने के बावजूद प्रदूषण रोकने को लेकर अधिकारी गंभीर क्यों नहीं, और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर बढ़ते प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है कौन। इन तमाम सवालों पर आज हम करेंगे खास पैनल के साथ बड़ी बहस। तो गुरुग्राम में प्रदूषण किस खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, यह बात किसी से अब छिपी नहीं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन हालात में क्या अफसरों का रवैया है? नहीं मालूम तो इस रिपोर्ट को देखिए, सब समझ में आएगा। आगे बढ़ने की होड़ ने गुरुग्राम की आबो हवा को कुछ यूं बदल डाला कि विकास के साथ साथ प्रदूषण के पैमाने पर भी ये औरों से काफी आगे निकल चुका है। बीते सोमवार के ही आंकड़े बताते हैं कि गुरुग्राम देश का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा और यहाँ की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि सांस लेना भी किसी बीमारी को न्योता देने के बराबर है। ऐसे कई आंकड़े और रिपोर्ट है जिनसे साइबर सिटी की कड़वी हकीकत सामने आती है। लेकिन लगता है कि जिम्मेदार महकमों ने इनकी परवाह करना ही छोड़ दिया, वरना ये कैसे मुमकिन था कि नगर निगम में प्रदूषण को लेकर एक अहम बैठक बुलाई गई और उसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी ही शामिल ना हो। इतना ही नहीं, गुरुग्राम की कायापलट करने वाले हुडा के अफसरों ने भी इस बैठक में आना मुनासिब नहीं समझा। आज हमने इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग बुलाई थी और एनजीटी उसको लगातार मॉनिटर भी कर रहा है और हमने फोर्टनाइटली रिपोर्ट्स भी उसकी भेजनी है। इवन दो एक एसटीपी का तो मुझे रिग्रेट आ गया था, एसटीपी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का, लेकिन बाकी पोल्यूशन के और जो दूसरे हमारे अधिकारी हैं वो लोग नहीं आए, तो ये अनफॉर्चुनेट है। हम कमिश्नर साहब को इसके बारे में बताएंगे और स्ट्रिक्ट एक्शन इसके ऊपर में लिया जाएगा कि सारे अधिकारी जरूर आए। शहर में प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद नगर निगम के अफसर हरकत में आए थे और सीनियर टाउन प्लानर की तरफ से प्रदूषण नियंत्रण और हुडा समेत जिम्मेदार विभागों के अफसरों को खत लिखा गया था, जिसमें बुधवार दोपहर 3 बजे बैठक की सूचना दी गई। लेकिन ये अफसर बैठक में पहुंच ही नहीं पाए। अरावली हिल पे लगातार डिफोरेस्टेशन हो रहा है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज चल रही हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, ये शहर जो आज से 20 साल पहले था, यहाँ पे मल्टी लेवल नहीं होता था। आज यहाँ पे कई मल्टीज बन गई हैं, उसी के हिसाब से लोग भी रहने लगे हैं, तो लोगों के रहने के लिए ऑक्सीजन की भी उतनी ही ज्यादा आवश्यकता होती है और उसके हिसाब से यहाँ पे पेड़ लगाए नहीं गए। जो हमारे डैम्स होते थे, आपने देखा होगा, बांधों का शहर कहा जाता था गुड़गांव को, जिसके कारण आजकल हमारे यहाँ बाढ़ भी आनी शुरू हो गई है, वो भी नहीं रहा। तो डिफॉरेस्टेशन जितना ज्यादा हुआ, हम कदम मिला के नहीं चल पाए, ये हमारी गलती रही। डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट ने अगर कदम से कदम मिला के चलेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की फटकार और एनजीटी की सख्ती की वजह से प्रदूषण नियंत्रण का रास्ता तलाशा जाना जरूरी हो गया था, लेकिन फिर भी मामला दावों से आगे बढ़ नहीं पाया, क्योंकि जिस बैठक को अफसरों ने नजरअंदाज किया, उसी में मंथन के बाद एक रिपोर्ट तैयार होने वाली थी, जिसमें शहर को सेहतमंद बनाने के लिए नुस्खे हो सकते थे, मगर अफसरों को शायद इससे भी जरूरी कोई और काम रहा हो। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज हरियाणा।
जी हाँ, तो एक तरफ शहर शुमार हो गया है सबसे प्रदूषित शहरों में, लेकिन उसके बाद सबसे अहम सवाल यह कि बाकायदा इसके लिए एक बैठक बुलाई गई। न जाने क्या बात करते, कैसे हल निकालते, लेकिन वहां अधिकारी पहुंचना जरूरी ही नहीं समझते हैं। तो सोचिए संजीदगी है कितनी। हम आपके सामने सवाल रख रहे हैं, क्यों देश के सबसे प्रदूषित शहरों में साइबर सिटी शामिल हो गई है? प्रदूषण रोकने को लेकर अधिकारियों की क्या इसी तरीके की गंभीरता से मामले का हल निकलेगा? साइबर सिटी में बढ़ते प्रदूषण के लिए आखिर जिम्मेदार है कौन? ये हमारा तीसरा सवाल है। क्या आम जनता जिम्मेदार, प्रशासन जिम्मेदार, दोनों जिम्मेदार? और अगर दोनों जिम्मेदार तो उसका हल निकालेंगे कैसे? अगर इसी तरीके का गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा तो ये तमाम अहम सवाल जिस पर हम करेंगे चर्चा। जी हाँ, तो तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराऊं। उसके पहले आप जरा समझ लीजिएगा फिर से कि किस तरीके की स्थिति है। रिपोर्ट में मैंने आपको दिखाया प्रदूषित शहरों में जो नाम शामिल हुआ है साइबर सिटी का, एक शहर ऐसा जो कि चकाचौंध के लिए जाना जाता है, जहां की अपनी जिंदगी एक अलग अंदाज में चलती है, लेकिन उसी शहर को किस तरीके से बर्बाद हमने आपने कर दिया। और उसके बावजूद जो विभाग वहां पर मौजूद हैं वो कितने संजीदा हैं कि सोचिए। इस खबर को देखने दिखाने के बाद जब इसको लिए चर्चा की गई, एसडीपी ने बाकायदा वहां पर इन लोगों को बुलाया, वो अधिकारी जो कि जिम्मेदार हैं, इन तमाम जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, जिनका जिम्मा है कि वो इन तमाम चीजों का न सिर्फ मॉनिटरिंग करें बल्कि इसका हल भी निकालें। उन्होंने उस बैठक में आना भी जरूरी नहीं समझा। प्रदूषण में नंबर 1 हो गया गुरुग्राम। 13 फरवरी को सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा गुरुग्राम। और यह रिपोर्ट आने के बाद वाकई अपने आप में एक बदनुमा दाग सा लगा इस शहर पे। गुरुग्राम में हर साल होते हैं 85,000 वाहन के पंजीकरण, ये इसका एक मुख्य कारण है। 6 से 7,000 गाड़ियों का हर महीने पंजीकरण कराया जाता है। और सोचिए कि प्रदूषण इसकी वजह से भी कितना बढ़ता है। साल भर में करीब 85,000 नई गाड़ियां सड़क पर उतरती हैं। ये तमाम कारक हैं, ये तमाम कारण है प्रदूषण के पीछे। बिना पंजीकरण के चलने वाली गाड़ियों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, जिनका मोटा मोटा आंकड़ा भी नहीं है कि उसके बारे में हम कोई जानकारी आपको दिखाएं। तो गुरुग्राम और आगरा में तुलना कीजिए। वायु प्रदूषण अगर देखें तो 356 पीएम गुरुग्राम में, और आपने देखा अहमदाबाद की बात करें तो 205 पीएम, दिल्ली में 275 पीएम। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में है इस वक्त प्रदूषण का स्तर। हरदोई और लखनऊ की बात करें तो 351 पीएम, 349 पीएम। ये तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर इस वक्त स्थिति खराब है, लेकिन गुरुग्राम का अपना एक अलग इस वक्त चर्चा का विषय गुरुग्राम बना हुआ है। इन तमाम आंकड़ों को रखने के पीछे का मकसद सिर्फ इतना है कि दरअसल एक तरफ तो गंभीरता है इस मामले को लेकर कि प्रदूषण का स्तर बहुत खतरनाक स्तर पर है और उससे ज्यादा बढ़ सकता है, लेकिन बावजूद उसके जब इसके लिए अधिकारियों की बैठक बुलाई गई तो साहब लोगों की इस वक्त जो साहबगिरी है वो बिल्कुल भी कम होने का नाम नहीं ले रही। और एसटीपी के बुलाने के बावजूद ये वहां पर पहुंचना जरूरी नहीं समझते। पिछले दिनों हमने देखा था कि कैसे दीपावली के वक्त में जब अचानक से प्रदूषण बढ़ा था तो उसके बाद क्या स्थिति थी, लोगों ने जलन तक महसूस की थी। बताया गया कि पटाखे की वजह से सारी दिक्कत हुई है, ये धीरे धीरे छट जाएगी। उसके साथ साथ पराली को एक यहां पर कारक बताया गया था, लेकिन उसके अलावा जो कारक है उन पर आखिर कौन जवाब दे और कौन उसके लिए जिम्मेदार है, ये अभी भी तय नहीं हो पा रहा। चलिए, मेरे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो से सत्यवीर डागर साहब, कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है डागर साहब आपका। और चंडीगढ़ से हमारे साथ संजय शर्मा साहब, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है संजय जी आपका। प्रवीण अत्रे साहब हमारे साथ, प्रवक्ता इनेलो के, बहुत स्वागत है अत्रे साहब आपका। और हेमंत गोस्वामी हमारे साथ, पर्यावरणविद हैं, बहुत स्वागत है गोस्वामी साहब आपका। सबसे पहले गोस्वामी साहब मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, अब गुरुग्राम का नाम बदलकर प्रदूषण ग्राम रख दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा? जी देखिए, जो आप ये समस्या बता रहे हैं खाली गुरुग्राम की नहीं है, ये खाली गुड़गांव को आप एट्रीब्यूट करें तो ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम तो पूरे देश भर में है। और गुड़गांव का जो अभी का मैं लेवल देख रहा हूं तो गुड़गांव का अभी ये तो सब कुछ ऑनलाइन है, आप कभी भी जाके ऑनलाइन देख सकते हैं कि इस समय प्रदूषण का जो लेवल है वो क्या है। इंटरनेशनल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो मॉनिटर करती हैं। इस समय जो है PM 2.5 जो है 183 है अगर गुड़गांव का, तो द्वारका में 151 है, RK-पुरम में 176 है, और ITO दिल्ली में इस समय 241 आवर्स की एवरेज जो है वो ये आ रही है। तो इसलिए समस्या खाली गुड़गांव तक सीमित नहीं है, गुड़गांव के अलावा भी समस्या जो है बाकी देश की भी है। और मुझे लगता है कि खाली आंकड़े को मापना या उनको देखना ही जो एक तरह से काम नहीं है जिससे कोई सोल्यूशन निकलेगा। इसका हमें समझना पड़ेगा कि इसके जड़ में क्या चीज है और ये प्रॉब्लम कैसे खड़ी हो गई है हमारे पास, ये पोल्यूशन की प्रॉब्लम इस समय कैसे आ गई है।
अगर आप इसको देखेंगे तो व्हीकुलर पोल्यूशन, जो कि आप, मैं देख रहा था आपका जो कैप्सूल चल रहा था, उसमें हम ज़्यादातर इसको समझते हैं कि व्हीकल के साथ इससे समस्या जुड़ी हुई है, पर व्हीकुलर पोल्यूशन जो है वो 4% से 10% कंट्रीब्यूट करती है। इसके अलावा और बहुत सारे कारण हैं जिनके बारे में हमें समझना पड़ेगा। तो इसलिए किसी एक शहर को या गुड़गांव को या आप ये बोलते हैं कि ये पोल्यूशन का सेंटर बन गया और अब यहीं पर पोल्यूशन होती है, तो ये मुझे लगता है पूरी तरह से उचित नहीं है। चलिए, नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ये पूरी तरह से उचित नहीं है कि हम सिर्फ एक शहर को टारगेट कर दें। पूरे देश का ये हाल है और इसके लिए सिर्फ सरकारें, सिर्फ व्यवस्थाएं जिम्मेदार नहीं है, हम खुद जिम्मेदार हैं। अपनी गंदगी खुद हम फैलाते हैं, तमाम वो कारक हैं जिसके लिए हम अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ते हैं। लेकिन उसके अलावा गुरुग्राम एक दिन में सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा था, वो एक अपने आप में अहम सवाल है। कारक क्या है, उनका निदान क्या है, चर्चा की जरूरत इस पर है और उसका हल कैसे निकले, इसको विचार करना होगा। बहरहाल प्रवीण अतीश साहब, बताइए, गुरुग्राम एक बार फिर से सुर्खियों में है। वैसे तो देश के अलग अलग हिस्सों का हमने ब्यौरा दिया, खुद बता भी रहे हैं पर्यावरणविद साहब की पूरे देश का कमोबेश यही हाल है और हम सोचते हैं कि आबो हवा कितनी अच्छी है, उसी में सांस ले रहे हैं, लेकिन सांस लेने के साथ क्या ले रहे हैं हमें नहीं मालूम। लेकिन फिर भी गुरुग्राम को अगर हम फोकस करके चर्चा करें, क्योंकि एक दिन ये शहर सबसे सुर्खियों में रहा, सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा, उसके साथ साथ यहां पर लापरवाही और भी है, तो इसको हम किस तरीके से देखें? क्या इसके लिए सिर्फ ये सरकार दोषी है या फिर क्या मसला है इसके पीछे? देखिए अतुल, जहां तक अभी हेमंत जी बता रहे थे कि प्रदूषण जो है वो एकमात्र गुड़गांव में नहीं, प्रदूषण एक समस्या बनी हुई है, मैं इससे कतई इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि प्रदूषण जो है वो इस वक्त की सबसे ज्वलंत समस्या है और ये इंटरनेशनल लेवल पे मैं कहूंगा। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, देखिए जिम्मेवारी की अगर हम बात करते हैं अतुल, मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूं कि अगर प्रदूषण है तो कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेवार हैं, नागरिक भी जिम्मेवार है। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा भी हमें देखना होगा। जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि प्रदूषण की मात्रा इस लेवल तक ना बढ़े, या जिस तरह के जो जिम्मेदारी का निर्वहन करने की बात है, वहां पे अभी आप जैसे अपने प्रोमोज में दिखा रहे थे कि अगर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मीटिंग बुलाते हैं और उस मीटिंग के अंदर अधिकारीगण नहीं पहुंचते हैं, ये बहुत संवेदनशील मामला है, क्योंकि संजीदगी जो है अधिकारियों की और इस तरह के चिंतनीय विषय पे जो लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है सीधा सीधा, उस पे अगर इस तरह की संजीदगी की कमी नजर आएगी तो कहीं ना कहीं हमें सरकार को जिम्मेदार मानना पड़ेगा। देखिए मैंने पहले भी कहा कि पर्यावरण जो प्रदूषण है उसके जिम्मेदारी के अलग अलग कारण हो सकते हैं, अलग अलग उसमें हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है और अगर जिम्मेदारी है तो उससे बचाया कैसे जाए, वो सबसे बड़ा जिसका कर्तव्य बनता है। अगर वो अपने कर्तव्य में संजीदगी नहीं दिखाते या कर्तव्य पालन करने में इस तरह की लापरवाही रहती है तो सरकार को उस जिम्मेदारी से मुक्त कतई नहीं किया जा सकता। अगर मैं केवल गुड़गांव की बात करता हूं, देखिए गुड़गांव साइबर सिटी, सरकार ने मिलेनियम सिटी भी बोला, देखिए सरकार ने कई तरह के नाम देने की कोशिश भी की, लेकिन उस नाम देने से काम नहीं चलने वाला। जो शहर एक टाइम में दुनिया के मानचित्र पे साइबर सिटी के नाम से विख्यात था, प्रदेश की जीडीपी के अंदर मेजर कंट्रीब्यूशन जिस शहर का था और लिविंग स्टैंडर्ड के लिए जो शहर दिल्ली से कहीं ज्यादा आगे था, आज अगर हम प्रदूषण की बात करते हैं तो वो देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में अगर है तो कहीं ना कहीं पिछली सरकार मैं तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर हम गुड़गांव को देखेंगे ध्यान से, 57 सेक्टर्स के बाद जो सेक्टर्स गुड़गांव में बने, किस तरह से पिछली सरकार ने प्राइवेट बिल्डर्स की मनमानी को होने दिया अपने निजी स्वार्थों के कारण। क्योंकि आप देखते हैं कि जिस तरह से गुड़गांव में पानी की निकासी की जो समस्या पहले भी रही है, आपने भी दिखाया था किस तरह से बारिश होती है और सड़कें चौक हो जाती हैं, जाम हो जाती हैं, सीवरेज प्रॉब्लम रहती है और जिस तरह की ये समस्याएं आई हैं, रोड्स की प्रॉब्लम है, रोड मेंटेनेंस प्रॉब्लम पहले भी थी अब भी थी, तो कहीं ना कहीं उसको पिछली सरकार को इसको दोषी ठहराना हमें पड़ेगा और वर्तमान सरकार का जो कर्तव्य है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का दायित्व है, वो भी निर्वहन नहीं हो रहा, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है और उसकी मुझे लगता है कि सजा गुड़गांव के वासी भुगत रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपका टॉपिक गुड़गांव है, वरना मैं हेमंत जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि बहुत से शहर, इवन काफी शहरों में प्रदूषण की समस्या आज मुंह बाय खड़ी हुई है। और ये सिर्फ देश नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर समस्या है। लेकिन अगर गंदगी की बात करें, प्रदूषण की बात करें, तो हमारे यहाँ अगर जिस तरीके की स्थिति है उसमें हम कई देशों से कई गुना आगे हैं। बताइए डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए अतुल जी, वाकई प्रदूषण की समस्या तो पूरे
एरिया के लिए कि गुड़गांव की बात अलग है। गुड़गांव का नाम इसलिए आया क्योंकि आज विश्वविख्यात शहर एक हमारे प्रदेश का गुड़गांव जो है बन चुका है। तो जहाँ तक अभी अगर बात की जाए पोल्यूशन के एक फैक्टर नहीं है। परवीन जी ने हमारी सरकार पे दोष लगाया, ठीक है, उनका अधिकार है बोलने का। प्रदूषण के प्रॉब्लम बोल रहे हैं क्या? नहीं, मैं अभी आपकी अब मैं जवाब देता हूँ सारी बातों का। मैं पहले परवीन जी से बात शुरू कर देता हूँ। ठीक। अगर डेवलपमेंट हुई है, गुड़गांव को पिछली सरकार ने चमकाया है, तो बहुत बड़ा योगदान कांग्रेस सरकार का रहा है। अगर कहीं डेवलपमेंट होगी तो इसमें नो डाउट के कंस्ट्रक्शन भी होगी, कंस्ट्रक्शन होगी और सारा तभी डेवलपमेंट होगी। रोड की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी और बिल्डिंग्स नहीं बनेगी। परवीन जी बोलने दो पहले जरा। अभी वो तो सिर्फ उंगली हिला रहे हैं, कुछ बोल तो नहीं रहे हैं, आप बोल लीजिए। तो नो डाउट इनके टाइम में इन्होंने फरीदाबाद को उजाड़ा। मैं उस चीज पे नहीं जाना चाहता क्योंकि ये इशू एक अलग तरह का इशू है। वाकई गंभीर समस्या है, उसमें केवल आप किसी को दोषी ठहराते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जो एक सबसे बड़ा रोल है गुड़गांव के अंदर, डीजी सेट्स जो चलते हैं, जहां पे एक विफलता सरकार की है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जो है वो नहीं है प्रॉपर। अगर डीजी सेट चलता है तो बड़ी बड़ी एमएनसीज जो हैं तो उनको क्योंकि बिल्डिंग्स ऐसी हैं कि बगैर एसी उनमें काम चल नहीं सकता। सबसे बड़ा रोल उसका है। दूसरी बात, जो रोड साइड्स पे, जो बर्म्स पे और शोल्डर्स पे जो मिट्टी सारी पड़ी हुई है, ट्रैफिक चलती है। एक जो अभी कह रहे थे अभी गोस्वामी जी, PM 2.5 वाली जो बात थी, उसका एक बड़ा इशू उसमें भी है कि जो उड़ता बहुत फाइन पार्टिकल है, जो सबसे ज्यादा ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करता है, वो है PM 2.5 वाली बात। वहां सरकार को चाहिए, ट्रैफिक क्यों जाम होती है? इसमें कोई शक नहीं कि 650 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू गुड़गांव हरियाणा सरकार को देता है और सबसे ज्यादा रेवेन्यू यहीं से जनरेट होता है। उसके बावजूद वहां पुलिस की व्यवस्था पूरी क्यों नहीं है? क्यों ट्रैफिक जाम होता है? क्यों सड़कों की सफाई नहीं है? आप जो एमएनसी आपके समय में नहीं होता था ट्रैफिक जाम डागर साहब? इतना नहीं था, इतना नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ठीक, उसके लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार। देखिए अब आप एक चीज बताइए, आप 2-2.5 साल सरकार अत्री साहब ने जो सवाल उठाया था डागर साहब, कब तक घुमाएंगे गोल? मैं घुमा नहीं रहा। अत्री साहब ने जो सवाल उठाया था कि आपकी प्लानिंग क्या थी शहर को बसाने के लिए, आपने अपने फायदे के लिए क्या क्या गड़बड़ियां की, उस बात को आप एकदम सिरे से खारिज कर गए, गोल से चक्कर घुमा के निकल गए। आप फिर घूम पर आ गए, सरकार, ट्रैफिक, पुलिस, ये वो ताम झाम। या तो मेरी बात देखिए, आप मेरा समय ना लें, अब मेरा समय ना ले, आप अपने समय पे बोले तो अच्छा रहेगा। मैंने ये नहीं कहा डेवलपमेंट होगी तो कंस्ट्रक्शन भी होगी। पर बोल सकता हूं, लेकिन आप उस बात पर बोलिए जो अत्री जी ने उठाया। मेरा टाइम कट जाता है। अत्री जी ने जो उठाया मुद्दा, उस पर बोलिए। मैं वही कह रहा हूं ना, अगर डेवलपमेंट होगी, अगर हमें भी अपना भी घर बनाना है तो कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो गंदगी करके हम बनाएंगे? कौन सी गंदगी? कितने नियम फॉलो किए जाते हैं? कितने कोर्ट के आदेश है, मैं ये कहता हूं फॉलो किए जाते हैं जनाब? मैं कहता हूं पर्यावरणविद बैठे हैं अतुल जी, वो बता। मैंने कहा PM 2.5 जो वो है इशू, सबसे ज्यादा डेंजरस वो है जो ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करता है। इतने फाइन डस्ट पार्टिकल्स हैं जो शायद यहाँ पे भी हैं, वो बॉडी ना तो दिखते हैं, उनका साइड इफेक्ट ज्यादा होता है और वो इसलिए ट्रैफिक जाम। दूसरा, डीजल व्हीकल्स और ये जो डीजी सेट्स जो हैं, अगर बिजली की व्यवस्था गुड़गांव में हो तो डीजी सेट्स नहीं चलेंगे और उससे भी उस चीज का लेवल घटेगा। अगर अत्री जी, अगर कांग्रेस पार्टी इनिशिएटिव ना लेती, अगर इतनी मेहनत ना करती, तो शायद वो आज साइबर सिटी भी ना इतना पनपता। चलिए, आपकी सरकार होती तो ये भी फरीदाबाद की तरह उजड़ लेता। ठीक है, एक छोटी सी टिप्पणी अत्री जी से ले लेते हैं, फिर संजय शर्मा साहब के पास जाते हैं। सरकार वो है, उनसे जवाब लेना होगा। जरूरी है। हाँ ठीक है, अत्री साहब। जी अतुल, देखिए अतुल, एक तो सतवीर डागर जी को यह समझना पड़ेगा कि डेवलपमेंट होती क्या है, विकास क्या होता है। बेतरतीब ढंग से गगनचुंबी इमारतें बना देना, कानूनों को धज्जियां बताते हुए कानूनों के खिलाफ बिल्डिंगें खड़ी कर देना डेवलपमेंट नहीं होता। विकास वो होता है जब नागरिकों को बेसिक एमिनिटीज हैं, जो आम सुविधाएं नागरिकों को जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, उन सुविधाओं को देते हुए, रोजगार के साधनों को उपलब्ध कराते हुए, कानून कायदे में रहते हुए अगर इमारतों का निर्माण हो तो वो होता है डेवलपमेंट। अब मैं एग्जांपल देता हूं।
देखिए, आपने देखा होगा जिस वक्त गुड़गांव में बारिश होने की वजह से जाम लगा था, उस वक्त आपने चर्चा की थी अतुल, तब यह बात निकल के आई थी कि कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान उन नालों के ऊपर भी बिल्डिंगें खड़ी कर दी जो पानी की निकासी के काम आते थे, बरसाती पानी को की निकासी करते थे। पहला। दूसरी चीज, अभी मैं खुद इस बात का गवाह हूं, गुड़गांव में इतनी जो प्राइवेट बिल्डर्स ने बेतरतीब ढंग से कंक्रीट का जंगल खड़ा किया जिसमें कानूनों को धज्जियां बताई गई हैं। अगर साइबर सिटी की बात करते हैं तो डागर साहब आपको थोड़ा बता देता हूं, हमारी सरकार के दौरान तक 57 सेक्टर डेवलप हुए थे और ये साइबर सिटी का नाम भी हमारी सरकार के दौरान मिला था। और जितना गुड़गांव एरिया में, चाहे मानेसर की बात करें, जितना इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ था हमारी सरकार में हुई थी, आंकड़े इसके गवाह हैं। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं, डागर साहब, आप जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। आप बिल्डर्स को एफआईआर बढ़ा के दे देते हो जिससे बिल्डर का फाइनेंशियली बेनिफिट हो जाता है, बिल्डर को माली फायदा हो जाता है, लेकिन उसके हिसाब से जिन सुविधाओं की जरूरत है, चाहे वो सीवरेज सिस्टम की बात है, चाहे वो पीने के पानी की बात है, गुड़गांव के अंदर सरकारी रिपोर्ट ये बताती है कि गैर कानूनी ढंग से बोरिंग करके पानी लिया जा रहा है, लीगल बोरिंग तक नहीं है। और ये तमाम कारक ऐसे होते हैं जिसकी वजह से स्थिति खराब होती है, चाहे प्रदूषण की बात हो या जाम की बात हो, जलभराव की बात हो, तमाम तरह की समस्या। आऊंगा डागर साहब, देखिए संजय जी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, बहुत संक्षेप में बोलिए। बिल्कुल संक्षेप में। देखिए परवीन अत्री जी, हो सकता है, मैं नहीं कहता कि कुछ हो सकता है, कोई गड़बड़ी भी हो, कोई बिल्डर कर भी सकता है, और गड़बड़ियां तो सब करते हैं भाई, ऐसा नहीं कि हम अपने घर में करते तो कमी हम वहां भी छोड़ते हैं। परंतु एक मिनट, मैंने परवीन जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैं बोल सकता था, मैं बोल सकता था, मैं बीच में नहीं बोला, नहीं बोल सकता था। मैं कहता हूँ आज फरीदाबाद को इस मुहाने पे खड़ा करने वाले आपकी चौटाला सरकार है। चौटाला साहब का बहुत बड़ा, अगर ऐसी ग्रोथ करनी है, अगर आपके पास, मैंने पहले कहा था, मैंने पहले कहा था, एक मिनट, मैंने पहले कहा था ये इशू, इस पर लड़ने की जरूरत नहीं है। चौटाला सरकार, मैंने पहले कहा था सरकार, ठीक है, एक मिनट रोक रहा हूं। संजय शर्मा साहब, नहीं, आऊंगा सर, आऊंगा डागर साहब, आऊंगा। संजय शर्मा साहब, आप तो स्वच्छता अभियान भी चला रहे हैं, आप तो तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, बावजूद उसके आपके सत्ता में रहते हुए, केंद्र में रहते हुए, उसमें और प्रदेश में रहते हुए गुरुग्राम, जिसका नाम आपने बदला, संस्कारों की बात हुई, वो प्रदूषित शहरों में शुमार हो रहा है। क्यों हो रहा है? अतुल जी, देखिए, सरकार के आने के बाद प्रदूषण बढ़ा है, ये स्वाभाविक है कि जैसे जैसे चीजें बढ़ती है उस हिसाब से जो बुराई है वो आगे बढ़ती चली जाती है। लेकिन स्वाभाविक रूप से कुछ बातों पे चिंतन करने की जरूरत है कि जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उसके मुख्य कारक क्या क्या है। चाहे वो वाहनों के द्वारा पैदा किया प्रदूषण हो, चाहे भवनों के निर्माण के द्वारा पैदा किया प्रदूषण हो, चाहे वो किसानों के द्वारा जो उनके फसलों का बाद में जो जलाने के कारण से पैदा हुआ प्रदूषण हो, चाहे वो उद्योगों के द्वारा पैदा किया गया प्रदूषण हो, ये सारे कारक हैं जिसके कारण से प्रदूषण बढ़ता है। जब से हमारी सरकार आई है, हमारी सरकार ने इन सब कारणों के ऊपर ध्यान करके कहां कहां चेक किया जा सकता है उसकी दिशा में हम आगे बढ़े हैं। देखिए, जैसे वाहनों के द्वारा प्रदूषण बढ़ता है तो उसके लिए हमने अच्छे रोड बढ़े, क्योंकि अगर रोड खराब होंगे तो उसके कारण से भी जो वाहन है वो खराब होंगे, उससे प्रदूषण बढ़ेगा। तो हमने रोडों को अच्छा करने का शुरू किया है। वो गुरुग्राम की बात मैं आपको कहता हूं, वाहनों की जो भारत 4 है वो मानक अभी चल रहा है, और अगला जो आना है 5 वो 2022 तक आना है। लेकिन हमारी सरकार ने 2022 तक का इंतजार नहीं किया, उसको हम 2018 में लेकर के आ रहे हैं ताकि वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण कम हो। उसके बाद जो उद्योगों से द्वारा उठने वाला प्रदूषण है उसके लिए हमने उन सब फैक्ट्रियों के ऊपर, उन सब इंडस्ट्री के ऊपर इस तरह के छापे भी डाले हैं, उनको चेक भी किया है, उनमें जो कमियां थी उन कमियों को उनको संज्ञान में लाया है, उनके चालान भी किए हैं, और जब उन्होंने उनको दूर कर लिया उसके बाद ही उनको, उन फैक्ट्रियों को, उन उद्योगों को चलाने की हमने इजाजत दी। भवन निर्माण की बात की, उसमें भी हमने चेक किया है। रही बात स्वच्छता की, शहर के अंदर जो गंदगी है उस अभियान को आपको पता है कि देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर महात्मा गांधी का द्वारा दिया गया ये जो वाक्य है, स्वच्छ भारत होगा तो प्रदूषण कम होगा, उसकी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बात जो रही किसानों के द्वारा उठाया गया या फैलाया गया प्रदूषण, उसके लिए भी हमने प्रदेश के अनेकों किसानों के मुकदमे तक दर्ज किए ताकि वो अपनी पराली को न जलाएं, अपने जो बाय प्रोडक्ट्स है उनको ना जलाएं, ताकि उसके कारण से प्रदूषण न फैले। ये बात ठीक है, मैं ईमानदारी से मैं कहना चाहता हूं कि प्रदूषण उस लेवल में कम नहीं हुआ जिस लेवल में कम होना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार की ईमानदारी है
कि अगर हमने एक स्टेप शुरू किया है, उसको मापने का भी जो शुरू किया है उसमें भी 3 साल लगते हैं कम से कम मापने में। वो 3 साल की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और इन सब चीजों को कम करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, ये आप विश्वास रखिए। चलिए, आपकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं है, सब ईमानदार है। मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस भी ईमानदार रही सरकार के दौर में, इनेलो भी रही, भाजपा भी रही। गोस्वामी साहब मैं आपके पास ही आ रहा हूं। गोस्वामी साहब मैं आपके पास ही आ रहा हूं। जिस प्रदूषण को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, अगर हमारे अपने देश में हम उसका अवलोकन करें, उसके बारे में बातचीत करें, इस प्रदूषण के पीछे बाकी जो कारक हैं वो तो हैं ही, राजनीतिक प्रदूषण कितना बड़ा कारण है? देखिए, ऐसा है कि सारी चीजें राजनीति पे नहीं खत्म होती, समाप्त होती, ये हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आईएनएलओ, बीजेपी और कांग्रेस आपस में लड़ते रहेंगे, नहीं इसकी जिम्मेवारी आपकी है, इसकी जिम्मेवारी आपकी है, तो ऐसा समस्या कैसे समाधान होगी? बिल्कुल। मैं अभी सुन रहा था, यहाँ पर बात हो रही थी, अत्रे जी बोल रहे थे कि यहाँ हमारे टाइम पे तो इतना नहीं हुआ कंस्ट्रक्शन, आपके टाइम पे ज्यादा हुई। क्या ये बोलेंगे कि इनके टाइम पे डेवलपमेंट नहीं हुई? क्या बीजेपी बोलेगी इनके टाइम पे डेवलपमेंट नहीं हुई? कंस्ट्रक्शन एक फैक्टर है और कंस्ट्रक्शन भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपका PM 2.5 और बाकी पोल्यूशंस को कंट्रीब्यूट करता है। डीजी सेट और बाकी सब चीजों की जो बात हुई, मेरे को लगता है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए आपको बाकी के पैरामीटर देखने पड़ते हैं, इंडिकेटर्स। क्या उनकी वजह से क्या आपको ये पता चल रहा है कि ये व्हीकल पोल्यूशन है? उसके लिए आप क्या देखेंगे? आप CO लेवल्स देखेंगे और SO2 लेवल देखेंगे। SO2 और CO लेवल में आज पिछले 48 घंटे का गुड़गांव का देख रहा हूं, SO2 3 है और CO 6 है, जो विद इन द परमिसिबल लिमिट्स और एकदम ठीक है। इसका मतलब ये जो PM 2.5 राइज कर रहा है, ये व्हीकलर पोल्यूशन या डीजी सेट्स की वजह से नहीं कर रहा है, इसके कारण और हैं। इसके कारण जो है आपके, और ये भी जरूरी नहीं कि सारे कारण जो है गुड़गांव में ही हो, कारण इसके आसपास भी हो सकते हैं। एनवायरमेंट तो एक ही है ना, आसमान तो एक ही है। तो आप ये कहें कि खाली गुड़गांव का जो पोल्यूशन हो रहा है वो गुड़गांव पे इफेक्ट करेगा, तो ऐसा नहीं है। दिल्ली जो है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है गुड़गांव के लिए, जितने भी नेबरिंग स्टेट्स हैं उसके लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, खूब सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है इस समय आसपास, जितना भी एरिया है, दिल्ली का एरिया हो, गुड़गांव का हो, फरीदाबाद को, वो एक इसको बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा जो इस समय मौसम चल रहा है, हाई ह्यूमिडिटी और इस तरह का, तो मौसम भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है, जिसमें अलग अलग समय पे आपका जो SO2 या बाकी इसका जो PM 2.5 का जो लेवल है वो अलग अलग समय पे बढ़ता है। ये समय वो रहता है जब ये PM 2.5 कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। जो इसमें मुख्य समस्या है वो समझना पड़ेगा। जो हमारे मापदंड हैं, जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में हमारे जो सेफ लिमिट्स है, जैसे हम कहते हैं जो परमिसिबल लिमिट्स हैं, वो उसमें उसको भी समझना पड़ेगा। अब SO2 की PM 2.5 की जो हमारी सेफ लिमिट या जो जैसे कहते हैं परमिसिबल लिमिट, वो हमारी सरकार हमारे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कहता है कि वो 40 के करीब है, 40 माइक्रोन पर क्यूबिक मीटर के करीब है। जबकि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको 25 माइक्रोमीटर मानती है। ये तो आज का कानून नहीं है, ना बीजेपी लेके आई है, ना इससे पहली सरकार लेके आई है, ये तो उससे पहले का चल रहा है। तो अगर आप बोलें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो मापदंड हैं, जो उनकी रिकमेंडेशंस हैं, अगर हमारे जो रिकमेंडेड सेफ लेवल्स आप बोलें या परमिसिबल लेवल बोलें, वो उससे ही ऑलमोस्ट दुगने के जैसे हैं। फिर जरूरी नहीं है कि पूरी दुनिया में जो लेवल्स हैं वो WHO के जो रिकमेंडेड लेवल्स हैं उसके बीच में हो। दुनिया में जो औसत है वो मैं देख रहा था, मैंने आंकड़ा नोट किया, 26 से लेकर 208 के बीच में रहता है। 24 घंटे में एक बार की एवरेज लेके हम इसको मेजर करते हैं, तो उसके बीच में रहता है। तो अगर आप उसको देखेंगे, उस लिहाज से देखेंगे, तो हम हमारे जो PM 2.5 ये बहुत डेंजरस लेवल पे है। ये समझना जरूरी है कि PM 2.5 होता क्या है। ये कोई ऐसे कोई आसमान से कोई नई तरह की गैस कुछ नहीं होती जो हमारे लोग श्रोता सुन रहे हैं। जैसे जो ये कण है, आप एक स्केल पे जो 1 सेंटीमीटर का निशान होता है, उसका 10वां हिस्सा 1 मिलीमीटर होता है। ये उसका 400वां हिस्सा जब आप छोटा कर देते हैं, इतने छोटे कण जो होते हैं उन्हें हम PM 2.5 बोलते हैं, और वो हमारे लिए इतने घातक होते हैं, जिसे WHO बोलता है कि ये कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक मतलब ये कैंसर कारक बन जाते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में लंग कैंसर के जितने जो लंग कैंसर होने की चांसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लंग कैंसर के अलावा और भी कैंसर्स होते हैं इससे, पर लंग कैंसर जो है मेन एट्रीब्यूटिंग कॉज है। अगर आप हमारा मोर्टेलिटी स्टेटिस्टिक देखेंगे हिंदुस्तान का, तो हमारे जो लंग कैंसर जो है ये टॉप 10 मोर्टेलिटीज में है हमारे रूरल एरियाज में और अर्बन एरिया में। और आपको जान के हैरानगी होगी कि रूरल एरिया में
इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। रूरल एरिया में जो लंग डिजीज और लंग रिलेटेड एलिमेंट्स की वजह से जो मौतें हो रही हैं वो ज्यादा हैं। तो ये इसको बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली देखने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल, और बहुत डेंजरस लेवल पर जैसा आपने बताया। लेकिन देखिए, राजनीति करने वाले जो होते हैं ना, वो एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप में ही करके मामले को अलग ट्रैक पर ले जाते हैं। वो उनको दोषी ठहराएंगे, उनको दोषी ठहराएंगे। मुझे समझ में ये बताना चाहिए कि मुझे समझ में नहीं आता कि आज तक इस देश में क्या पहले कभी बात भी होती थी स्वच्छता अभियान की? महात्मा गांधी के बाद कभी कोई बात भी होती थी, लेकिन उस पर भी राजनीति होती है कि झाड़ू पकड़ा दी, झाड़ू पकड़ा दी। हमें उस पर खैर चर्चा नहीं करना है, मामला दूसरा है, उसी पर चर्चा करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक उस पर लौटेंगे तो चर्चा आगे बढ़ाएंगे। चलिए, ब्रेक से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम प्रदूषण पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे कारण हैं, उसको हमने कितनी संजीदगी से देखा, तमाम तरह की बातें, लेकिन मुख्य कारण को खत्म करने के लिए कोशिश कितनी। संजय शर्मा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये बहुत अच्छा लगता है, और बाकी लोग जो भी कहें, जो भी राजनीतिक दल आप पर आरोप लगाएं, अलग बात है। प्रधानमंत्री ने कम से कम इस मसले को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग देशों में जाकर इस बात को उठाया है, सबको एक साथ आने की बात कही है कि प्रदूषण को लेकर या फिर ग्लोबल वार्मिंग को लेकर अब क्या कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे, कितना कारगर होगा, वो अलग मसला। लेकिन आपके यहां पर इस घटना के सामने आने के बाद कि इस तारीख में सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा, आइए चिंतन मंथन करते हैं। एसटीपी ने बाकायदा बैठक बुलाई। आपके जो तमाम कर्मचारी हैं, हुडा से जुड़े हुए जो लोग हैं या निगम से, कोई पहुंचने तक को तैयार नहीं। कहां थे? मेला देखने गए थे क्या? अतुल जी, आपकी बात ठीक है, बहुत सीरियस मैटर है। मेरी बात तो हमेशा ठीक रहती है, आने वाली सीरियस मैटर हुआ क्या देख करके जाने वाले हैं, या वर्तमान के लिए क्या करने वाले हैं, कुछ कैसे हो सकते हैं? हाँ नहीं, गलत, मैं वही कह रहा हूं ना कि ये सीरियस मैटर है, इसलिए इसको संज्ञान में लेने की बात है, और सरकार इसको जरूर संज्ञान में लेगी। कितने सीरियस मैटर को समझते हुए भी अगर अधिकारी उसमें नहीं गए तो उसका कारण क्या रहा, सरकार जरूर इसको ध्यान में करेगी और इसके ऊपर जरूर एक्शन लेगी। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि केवल सरकारों के माध्यम से हम सब चीजों को ठीक करने की जो हमारी परिकल्पना हो गया, जो हमारी सोच हो गया, मैं किसी सरकार को दोष नहीं दे रहा, और ईमानदारी से इस बात को मान भी रहा हूं कि बहुत से लोग इन चीजों को अपने ध्यान में ना ला करके, अधिकारी भी या बाकी लोग भी, पॉलिटिकल लोग भी इसको नहीं ठीक से कर पाते। लेकिन मेरा ये कहना है कि इसमें समाज की भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। सामाजिक योगदान जब तक नहीं होगा तब तक हम ये पर्यावरण प्रदूषण की जो बात हम कर रहे हैं वो ठीक नहीं होगा। इसलिए उसको जागरूक करना, उसको इसके लिए तैयार करना, उसके लिए उसको पहल लेनी चाहिए। ये काम भी सरकारों के करने के, और हमारी सरकार इस काम में आगे बढ़ रही है। चाहे दुनिया के अंदर उस बात को उठाने की हो, चाहे देश में उस बात को उठाने की हो, चाहे हरियाणा में उस बात को उठाने की हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को जागरूक कर रही है ताकि वो अपनी पराली ना जलाएं, अपने जो बाय प्रोडक्ट्स है उनको ना जलाएं। हम सड़कों को ठीक कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, हम उन उद्योगों के ऊपर भी ठीक है, अपने अधिकारियों को जरा जागरूक कर दीजिए, थोड़ा सख्त कर दीजिए। अगर ना हो तो थोड़ा नकेल कसिए, किसानों को तो आप जागरूक कर रहे हैं, अच्छी बात है, मैं कहता हूं करना चाहिए जागरूक। पराली न जलाएं, मैं भी चाहता हूं कि न जलाएं, नुकसान होता है उनके उस खेती का भी, उस जमीन का भी, उसके साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ता है। अत्रि साहब, लेकिन आप बताइए, आप लोग हर बात पर आपत्ति करते हैं, इनके अधिकारी नहीं कि उस पर आप तो इनकी खिंचाई कर सकते हैं, लेकिन स्वच्छता अभियान की जब बात होती है तो सभी एक सुर में, मैं देखता हूं, हैरान रहता हूं, सभी एक सुर में कि झाड़ू पकड़ा दी, झाड़ू पकड़ा दी प्रदूषण को लेकर। इसके पहले कितनी चर्चाएं हुई हैं केंद्र स्तर पर, प्रदेश स्तर पर? अतुल, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा, जो संजय जी अभी कह रहे थे। संजय जी कह रहे थे कि ये एक धारणा बन गई है कि सभी चीजें सरकार ठीक करे। मैं मानता हूं इस बात को, क्योंकि प्रदूषण एक ऐसा मामला है जहां पे अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, जागरूक करने की बहुत जरूरत है, जैसे संजय जी कह रहे थे। ठीक है, लेकिन साहब, जागरूक करेगा कौन? किसकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को जागरूक किया जाए? और सरकार उस जागरूक करने के अभियान के नाम पे स्वच्छ भारत अभियान लेके आती है। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि सफाई की सबको जरूरत है और हर चीज साफ और स्वच्छ होनी चाहिए। लेकिन इसका दूसरा पहलू है, तो सरकार स्वच्छ भारत अभियान के नाम से 0.5% सेस लगाती है, एक टैक्स लगाती है देश की जनता पे। उस सेस से सरकार इकट्ठा करती है लगभग 30,000 करोड़ रुपया। लेकिन बजट में जब प्रावधान किया जाता है स्वच्छ भारत अभियान के खर्चे का, तो वो रकम रह जाती है मात्र 7,000 करोड़ रुपया। मतलब आप जनता से टैक्स के नाम पे जो पैसा इकट्ठा कर रहे हो और जिस चीज के लिए इकट्ठा कर रहे हो, आप उस पर नहीं खर्च करना चाहते। सवाल इस मंशा पे है। एक और बात, अभी हेमंत जी ने एक बात कही थी कि सभी बताएं कि उनकी सरकारों ने क्या किया प्रदूषण को कम करने के लिए।
मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी संजय जी ने एक बात कही थी कि किसान पराली जलाते थे, हमने उन पे मुकदमे दर्ज किए, हमने ये किया। साहब, किसानों पे मुकदमे दर्ज किए, इसी बात का हमने विरोध किया था। और हेमंत जी, हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदूषण इतनी बड़ी समस्या नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, उस वक्त एक चर्चा हमेशा रहती थी कि किसान पराली जलाता है, प्रदूषण होता है, तो इंडियन नेशनल लोक दल ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बाकायदा विदेश से मशीनें मंगवाई थी। इन लोगों को भी बता दीजिए, आज भी खराब पड़ी हुई हैं। मैं बता रहा हूं अतुल जी, रुको, मैं बात पूरी कर देता हूं। जो विदेश से बाकायदा मशीनें मंगवाई और उन मशीनों को किसानों को दिया जाता था, जो पराली के बंडल बना के, मतलब जो पराली आप देखते हैं ना कि किस तरह से जब फसल कटती है और पराली जो नीचे पोर्शन रह जाता है जमीन से निकाल उसको बंडल में कन्वर्ट करना, वो उन मशीनों का काम था। लेकिन अभी वर्तमान सरकार के दौरान जब ये दिक्कत आई थी, तब भी मैंने ये बात कही थी कि वो मशीनें खराब खड़ी हुई हैं, सरकार 2 साल में उनको ठीक नहीं करवा सकी, किसानों को वो सहूलियत दे नहीं सकी। बजाय किसान बेचारे क्या करते, पराली को जलाया तो सरकार ने मुकदमे दर्ज कर दिए। सवाल इस बात का है, हमने कोशिश की जिससे कि जो कारक थे प्रदूषण के वो कम से कम रहे। और दूसरी बात, अभी एक और बात हेमंत जी ने कही थी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो परमिजिबल फिगर्स हैं, प्रदूषण के जो कारक हैं वो कम है, हमारे कंट्री में जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती, चाहे वो जनता को जागरूक करके अपनी एफर्ट से, कि उनको परमिजिबल लिमिट में रखे, जिससे लोगों को स्वच्छ हवा मिले सांस लेने के लिए। लेकिन अगर सरकार इस मामले में जागरूक ना हो, सरकार के अधिकारी बैठक तक अटेंड ना करे, सरकार उनके ऊपर कोई कार्रवाई तक ना करे, तो साहब जिम्मेदारी किसकी है? आज इस तरह का वाकया हुआ कि बैठक हुई और बैठक में अधिकारी नहीं पहुंचे, सरकार ने क्या किया? क्या सरकार को संजय जी ने आश्वासन दिया है सरकार अब करेगी, संज्ञान में लेगी, आप चिंता मत करिए। अभियान का आपकी चिंता हमारी चिंता पर संजय जी ने हमें आश्वासन दिया है, काम नहीं करती। ठीक है सर। डॉक्टर साहब कुछ कहेंगे, संक्षेप में कहिए, फिर फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ूंगा। तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। नहीं, संजय जी ने अब संज्ञान में लिया है, अब सरकार संज्ञान में लेगी, आपकी चिंता को देखते हुए, हमारी चिंता को देखते हुए। देखिए अतुल जी, जो बात पोल्यूशन की है, जहां जो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, सरकार के पास मोर देन डिमांड जो है ना, सप्लाई के, जो सप्लाई से ज़्यादा वो है प्रोडक्शन बिजली की। फिर गुड़गांव के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनियां, एक बड़ा जनरेटर कई सौ केवी का एक होता है, वो कितना पोल्यूशन फैलाता है। पहले तो बिजली की सप्लाई जो है उनको आपूर्ति करनी चाहिए, जिससे कि उनको डीजी सेट ना चलाना पड़े और पोल्यूशन ना फैले। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। ठीक है। बार बार फिर किसानों के ऊपर बात आती है, ये तो काफ़ी टाइम से सरकार ने किया है, किसान क्लबों के माध्यम से, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर के माध्यम से और पंचायत के माध्यम से भी पीछे सरकारें करती रही हैं कि किसान ना जलाएं। किसान की भी एक समस्या है, वो कहता है कि भाई मैं इसको ना जलाऊं तो मेरे लिए दिक्कत है, क्योंकि वो गीला होता है, कंबाइन से कटता है, उसको बड़ी दिक्कत आती है काटने में उसको, उससे गेहूं की बिजाई का एक लेट होने का संभावना काफी बढ़ती है। अभी वाला प्रदूषण बिल्कुल नहीं, वो उससे जो नहीं, मैं ये जो मैटर है इस वक्त कहने की बात है कि बार बार पराली का एक इश्यू क्यों आया। पराली तो नवंबर में खत्म हो चुकी, अब तो 2.5 महीना हो चुका है, अब क्यों बढ़ाया ये? तो उस पर सोचने वाली बात है कि जहां सरकार के लैप्सेस हैं, आप दूसरी सरकारों को दोषी ठहराएं, या तो इनके अधिकारी, जब मीटिंग होती है, बहुत एक इंपॉर्टेंट इशू है, तो उस पे अधिकारी जो गायब रहते हैं तो उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी जिम्मेवारी बनती है। बिल्कुल, ये बात सही है कि उनकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, अब थोड़ा सा वक्त कम है, फाइनल कमेंट जाऊंगा। हेमंत जी, आज आपको एहसास हुआ पॉलिटिकल लोगों के बीच में बैठकर कि प्रदूषण का राजनीतिकरण कैसे हो सकता है? जी, समस्या से कोई डील करने के लिए तैयार नहीं है, ना ही कोई समाधान देने के लिए तैयार है। सब अपना अपना राग अलाप रहे हैं, अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ऐसे पर्यावरण ऐसे ही चलता रहा तो कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा इस धरती को विनाश की तरफ जाने में। पृथ्वी का हमने पहले ही इतना दोहन कर दिया है कि अगर अभी भी हम उस समस्या से निपटने के लिए बजाय एक दूसरे को दोष देने के, उससे उसका हल निकालने की कोशिश ना करें, तो फिर इस देश का, इस दुनिया का बहुत बुरा हाल होने वाला है। ठीक है हेमंत जी, आपका फाइनल कमेंट मैं चाहूंगा, आपका मैं फाइनल कमेंट चाहूंगा। सब एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं, हम भी दोषी हैं, आम जनता भी दोषी है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, मेरा सर सवाल है गोस्वामी जी, गोस्वामी जी से मेरा एक सवाल है, वक्त कम है। गोस्वामी जी, मेरा सवाल यह है कि आज के दौर में इनके अधिकारी तो कितने जिम्मेदार हैं, वो संजय जी ने संज्ञान लिया है, देखेंगे क्या करेंगे। आज की स्थिति अगर हम देखें तो क्या केंद्र के स्तर पर जिन बातों का बार बार जिक्र हो रहा है कि हाँ प्रधानमंत्री इसके बारे में विचार कर रहे हैं दूसरे देशों से, और तमाम तरह के इक्विपमेंट की बात है, उसकी जांच परख की बात है, कुछ सही दिशा में जा रहे हैं या सिर्फ ये ढोल पिटारा है?
देखिए ऐसा है कि ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि प्रदूषण की समस्या से अगर आज निपटना शुरू करेंगे तो 20 साल के बाद कोई रिजल्ट आने शुरू होंगे, 10, 15, 20 साल लग जाएंगे जब कोई रिजल्ट आएगा। तो ये कहना कि इमीडिएट रिजल्ट आ जाएंगे वो तो हम कह नहीं सकते। दूसरी चीज ये है जो आपने इससे पहले पूछ रहे थे कि आम जनता की जिम्मेवारी है कि नहीं, बिल्कुल है, ये साझी जिम्मेवारी है। राजनीतिक दल भी आम आदमी को ही रिप्रेजेंट करते हैं, आम लोगों को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए जिम्मेवारी जो है ये सबकी है। ये जिम्मेवारी हम ये बोले कि खाली एक हमारा लीडर करेगा या कोई और करेगा, ऐसा नहीं है। हमें दूसरी एक जो बहुत बड़ी समस्या है जिसमें चर्चा नहीं हो पाई पर जिसपे हमें चर्चा करनी चाहिए, वो है उपभोग की समस्या। जैसे जैसे उपभोग बढ़ता जाएगा, ये हम नई दुनिया की तरफ जा रहे हैं, तो ये समस्या भी बढ़ती जाएगी। आपको ये समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं कंजम्पशन को भी कट करना पड़ेगा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या तभी हम इसका समाधान निकाल पाएंगे। बिना कंजम्पशन को कंट्रोल किए, बिना उपभोग को कंट्रोल किए भी हम इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अत्री साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फाइनल कमेंट आपका? जी अतुल मुझे एक बात पे बहुत बड़ा एतराज है। देखिए, जिस तरह से हेमंत जी ने कहा कि सब लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, मैं वही बात कहता हूं, हेमंत जी आप पर्यावरणविद है, आप एक्सपर्ट हैं, आप सुझाव दीजिए कि बतौरे अपोजिशन पार्टी हम क्या कर सकते हैं कि पर्यावरण कंट्रोल में रहे। हम उसको करने को तैयार हैं, लेकिन अभी आप बार बार एक बात का जिक्र करते हो, अवेयरनेस का। हेमंत जी ने लगातार बातों में जिक्र किया कि आम आदमी की भी जिम्मेदारी बनती है नेचुरली अवेयरनेस। वो अवेयरनेस प्रोग्राम कौन चलाएगा, किस तरह से लोगों को अवेयर किया जाएगा? जिस तरह से अवेयर किया जा सकता है, आज आप चैनल पे बैठे हैं, हम आपके साथ बैठे हैं, अगर जनता को अपील करने से, जनता को अवेयर करने से पर्यावरण कम हो सकता है तो हम आपके साथ हैं। हम चाहेंगे कि पर्यावरण कम हो और लोगों को परेशानी ना हो। अगर मैं बोलूं कि आप कि जो तीनों राजनीतिक दल यहां बैठे हुए हैं, क्या आप ये बोलने को तैयार हैं कि आप गाड़ियां जो हैं, नई गाड़ियों की सेल परचेज पे बंद करेंगे, नई कंस्ट्रक्शन पे लिमिट करेंगे? आप बताइएगा, क्या आप सरकार में आने का करेंगे क्या? ये आप मेरे को बताएं। आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, बातें करने को बहुत बड़ी बड़ी अच्छी बातें लगती है, पर जब काम करने की बात, मैं वही बोल रहा हूं, सरकार अगर अपने कर्तव्य की पूर्ति करती है, बातें करने के लिए अच्छी है, समस्या का समाधान हो सकता है। आप क्या कोई बोलेगी कोई राजनीतिक दल के हम कंस्ट्रक्शन कम करेंगे, हम गाड़ियां नहीं लेके आएंगे, आप एक तरफ डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट उपभोग के साथ जुड़ा हुआ है और उपभोग प्रदूषण के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ आप बोलते हैं अपोजिशन को मत बोलिए, जो सरकार कर सकती है सारे राजनीतिक दल। आप ये बताइए, बीइंग अपोजिशन हम क्या कर सकते हैं, बताइए। आप समस्या का समाधान ढूंढने में हेल्प कर सकते हैं बजाय राजनीतिक इश्यूज को मोड़ने में। वो मैंने समाधान दिया था, मैंने उस वक्त भी कहा था कि सरकार जिस तरह से किसानों पे मुकदमे दर्ज कर रही है वो ना करे, बजाय ऐसा करने के उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दे कि उनको पराली जलानी ना पड़े। सरकार का ये काम था, हमने कहा उनको, ठीक है, हमने ये भी कहा सरकार जिस तरह से अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन हो रही है, सरकार उसके ऊपर नियम ऐसे बनाए कि गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन ना हो पाए। तो जब इनेलो आएगी तो आपका कहने का मतलब है कंस्ट्रक्शन बंद हो जाएगी, गैर कानूनी नहीं होगी, कंस्ट्रक्शन चलती रहेगी। नेचुरली गैर कानूनी तो आप अलाउ नहीं कर सकते, गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन और सरकारों की चलिए इसमें आप फिर उलझ जाएंगे। पर अगर आप बोलते हैं कि आप कंस्ट्रक्शन बंद कर देंगे, आप वही बंद कर देंगे, फाइनल कमेंट सर, वक्त नहीं है। देखिए अतुल जी, अगर गोस्वामी जी की बात को अगर आगे बढ़ाएं तो बहस बहुत लंबी हो जाएगी। अगर विपक्षी दल इस पर राजनीति करते तो ये वाराणसी से शुरू होती, जहां मोदी जी गए थे, या उमा जी जहां गई थी, हरिद्वार से शुरू होती। बात उसकी नहीं है, नहीं एक मिनट नहीं, बात यह है कि जिम्मेवारी सबकी बनती है। ये हमें सबको प्रयास करना होगा। सरकारें तो आनी जानी है, जनता जिसको चुनेगी वो एक मैटर अलग है कि हम सब अवेयर हों। और ये बात बिल्कुल हेमंत जी की, कांग्रेस कब झाड़ू लेकर स्वच्छता अभियान के लिए? देखिए कांग्रेस ज्यादा दिखावे में विश्वास नहीं करती। मैं फिर वही बात, अतुल जी दिखावा क्या, नहीं सहयोग करिए, दिखावा कर रहे हैं भाई साहब, अरे अतुल जी अगर वो दिखावा कर रहे हैं तो आप अच्छे मंशा से निकलिए, कब निकलेंगे? अभियान अच्छा है ना, देखिए अभियान ही अच्छा। अरे भाई साहब, एक टोकरी में सूखे पत्ते लेके चलिए तो आप साफ करिए, कर दे। आप फोटो क्यों खिंचवा रहे हो ऐसे? आप कर दो, आप टैक्स ले रहे हो ना, फिर आप कह रहे हो जन सहभागिता की बात कर रहे हो। आप स्वच्छता अभियान पे टैक्स ले रहे हो, आप करके दिखाओ कि आपने टैक्स लिया, कुछ नहीं किया, हम करके दिखा रहे हैं बिना कुछ लिए। कांग्रेस से कर दे। देखिए अतुल जी, बहुत बड़ी, देखिए आप जो जिम्मेवार, जो सरकार जिसकी रूलिंग होती है उसको जिम्मेदारी एक मिनट, आप मैं अभी जो पॉल्यूशन की बात करते हैं, हमारे फरीदाबाद के अंदर 2.5 साल से ज्यादा सरकार को हो गया, माननीय मंत्री जी वहां बैठे हैं और रोड एंड स्पेस के वो मिनिस्टर भी रहे हैं, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। फरीदाबाद के अंदर देखिए आप हालत जाके क्या है। अगर टाइम पे पूरा नहीं करेंगे और सेफ्टी वहां नहीं होगी तो किसकी जिम्मेवारी बनेगी? तो फिर वो स्वच्छता अभियान किस बात का? दिल्ली में फोटो खिंचवा लो और पड़ोस में आपका बुरा हाल हो रहा है, उससे क्या फायदा होगा? ठीक है, चलिए
बताइए संजय शर्मा साहब, फाइनल कमेंट आपका, वक्त में नहीं है मेरे पास। एक तरफ प्रदूषण है और दूसरी तरफ उसी के साथ राजनीति, और उसके बीच में आपके अधिकारी जो कि सुधरने को तैयार नहीं है। शायद मेला देखने गए होंगे या फिर कहीं और रहे होंगे, एसटीपी के बुलाने के बाद भी नहीं गए। मैं सिर्फ इतना आश्वासन आपसे चाहता हूं कि कम से कम जितना भी कर सकते हैं, कम से कम जाके चर्चा तो कर लीजिए। करेंगे कि नहीं करेंगे आगे कुछ वालों की बात है, कम से कम बातचीत तो कर लीजिए। वहां भी चाय पानी नाश्ता मिल जाता है, बातचीत करिए जाकर। अधिकारी थोड़ा सा इतने तो सख्ती में रहें। अतुल जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता साध्य नहीं है, सत्ता साधन है व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिए। उसके चाहे हमने जो अभियान चलाए हैं, आदरणीय मोदी जी ने अभियान चलाए हैं, चाहे अपने मनोहर लाल जी ने अभियान चलाए हैं, चाहे गंगा स्वच्छता की बात हो, चाहे वो स्वच्छता मिशन की बात हो, चाहे व्यक्ति को केंद्र में रखकर उसके उत्थान के लिए बात हो। हमारे लिए जो राजनीति नहीं है, हमारे लिए सामाजिक मुद्दे अहम है। हम राजनीति के लिए राजनीति नहीं करते, हम पूरे विश्व को एक परिवार की तरह मानते हैं और उस परिवार की भलाई के लिए जो भी अच्छा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उसके लिए काम करती है। व्यक्ति को केंद्र में मानकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है, व्यक्ति के लिए अच्छा हो, व्यक्ति के लिए सब चीजें अच्छी हो, ये मानकर हम सब लोग काम करते हैं। ये भी बता दो, आपने कितना साफ कर दिया था? बता दो। डागर साहब लगे हैं ना, आपने तो गंदे कितना साफ कर दिया था? कांग्रेस के लोगों ने और बाकी लोगों ने गंगा को तो मेला किया, कम से हमने शुरुआत तो की। हम गंगा को साफ करने के अभियान में चले तो है ना, हमने एक कदम आगे तो बढ़े हैं, लेकिन आप तो गंगा करने में लगे रहे। हमने कम से कम उसके बारे में सोच करके 2 कदम। चलिए संजय शर्मा साहब छोड़ दीजिए, विश्व की बात मत करिए। अच्छी बात है कि आप सोचते हैं ऐसा, कम से कम देश का उत्थान कर दीजिए, देश में ही प्रदूषण की समस्या को कुछ कम कर दीजिए। इस पर सोचिए गंभीरता से। और डागर साहब और इन लोग के हमारे सहयोगी हैं प्रवीण अत्रे साहब, ये लोग भी आपको सहयोग करेंगे और पर्यावरणविद हेमंत गोस्वामी साहब आपको सुझाव देंगे। लेकिन सिर्फ बातों से और राजनीति से मसला हल होने वाला है नहीं, क्योंकि हमने 1 घंटे में एक निरर्थक चर्चा की है जिसका कोई सार नहीं है। मैं बहुत ईमानदारी से यहां पर कहूंगा, 1 घंटे में बातचीत कही, अब उठ के यहां से चले जाएंगे नमस्कार करके। प्रदूषण वैसे ही रहेगा, मुद्दा वैसे ही रहेगा। नमस्कार।